Hello everyone. This is the fourth part of your chapter number 14, India under British rule. In the previous lecture, I have clearly explained you what was the revolt of 1857, which main centers were involved in the revolt of 1857. What were the another names of revolt of 1857? It was also known as Sepoy Mutiny, First War of Indian Independence. And what was the main reason from which it started and why we lag behind it? First reason was it was not spread in or to all parts of India, and there were many Indian rulers who did not support. And secondly, second reason was the rebel did not have sufficient funds and good weapons, जिनकी वजह से हमारे पास सही तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थी ब्रिटिशर्स की तरह। तभी हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 हार गए थे। फिर मैंने आपको बताया था आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड, और उसके बाद रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद हम डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आए। इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आई। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को चलाएगी। It also allowed Indian kings to rule over their territories if they agreed to accept its authority. अगर रूलर्स को अपनी टेरिटरीज़ को बचानी है और उनका किंगडम उनके पास रहे और वो किंग बने रहे वहाँ के, तो उनको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सो दीज वर द थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. I have also explained you the different leads of different areas, like Nana Sahib was at Kanpur, those who were leading the revolt in their particular areas. Now students, there were some different topics also today we will learn. First is working for many social and religious practices which cause suffering among the people were being practiced in India. बहुत सारी ऐसी सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिया के अंदर चल रही थी जिसकी वजह से एट लास्ट पीपल को ही सफ़र करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बनाई भी उन्हीं लोगों ने थी और जिनकी वजह से बाकी लोगों को सफ़र करना पड़ रहा था। तो कुछ ऐसी इविल प्रैक्टिसेस थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। सबसे पहले थी सती प्रथा। सती प्रथा स्टूडेंट्स क्या होता है? सती प्रथा होता है जब एक हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसी चिता पे उसकी वाइफ को ज़िंदा जला दिया जाता है। पहले इंडिया के अंदर ये चीज़ होती थी, हस्बैंड की चिता के ऊपर ही ज़िंदा जला दिया जाता था उनकी वाइफ को उनके साथ, ताकि उनकी आत्मा को मोक्ष मिले, ये कहा जाता था। सेकंड है स्टूडेंट्स, जो इविल प्रैक्टिस थी वो थी फीमेल इन्फेंटिसाइड। जो छोटी लड़कियां होती हैं जो जन्म लेती हैं, उनको पहले जन्म लेते ही जब पता चलता था कि वो लड़की है तो उसको मार दिया जाता था। दिस इज़ फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्योंकि कहा जाता था पहले कि लड़कियां जो हैं बोझ हैं, उनको संभालना हर फैमिली की बस की बात नहीं है, इसलिए उनको या तो फीमेल फोर्टिसाइड कर दिया जाता था, उनको गर्भ में ही मार दिया जाता था, या जब वो जन्म ले लेते थे, वो बच्चा जब जन्म ले लेता था और तब पता चलता था कि वो लड़की है, तब उसको मार दिया जाता था। जब जन्म ले लेता है बच्चा तो तब बोलते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड, जब उनको मार दिया जाता है। थर्ड इज़ चाइल्ड मैरिज। छोटे बच्चों की आपस में शादी करा दी जाती थी इंडिया के अंदर, बहुत ही गलत ईविल प्रैक्टिस थी। एंड फोर्थ एंड द फोरमोस्ट जो आज भी हम अपनी सोसाइटी के अंदर देखते हैं बच्चों, विच इज़ कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा। ये बहुत ही गलत सिस्टम है। ऊंची जात, नीची जात, अमीर गरीब, दिस शुड नॉट बी इन इंडिया. We are all educated peoples. So these were the evil practices which have to be stopped. स्टूडेंट्स, जब ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, वो भी अपने फ़ायदे के लिए ही, तो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया इंडिया के अंदर। जो लोग साक्षर हुए, जो लोग पढ़े लिखे, उनके अंदर अवेयरनेस जागी कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस हैं जो नहीं होनी चाहिए इंडिया के अंदर। तो बहुत सारे एजुकेटेड पीपल ने इसके ऊपर क्वेश्चनिंग शुरू कर दी दैट दीज प्रैक्टिसेस शुड बी abolished and should work towards and we should all work towards their abolition of these practices.
क्योंकि ये सारी प्रैक्टिसेस अल्टीमेटली ह्यूमंस को ही परेशान कर रही थी, पीपल ऑफ इंडिया को ही परेशान कर रही थी। गलत सोच, गलत धारणाएं जो हम अपने दिमाग में बना के बैठे हुए थे। तो ऐसे कुछ लीडर्स सामने निकल कर आए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फुले, स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। दीज वर ऑल द एजुकेटेड इंडियंस जिन्होंने रिफॉर्म्स कैसे लेकर आए? रिफॉर्म्स होते हैं बच्चे चेंज लाना, और रिफॉर्मर्स वो होते हैं जो चेंज लेकर आते हैं, जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। किस में? अपने एक ऐसा सोशल कॉज करके जो कि पूरी उम्र लोग अपने याद रखते हैं। आज भी हम इनके नाम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग चेंज लेकर आए। दे अलॉन्ग विद अदर रिफॉर्म्स वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन की सोसाइटी के अंदर जो स्टेट था, जो पोजीशन थी, वो बहुत ही ख़राब थी इंडिया के अंदर पहले। उनको इम्प्रूव किया, उनकी इम्प्रूवमेंट पे वर्क किया। दे ऑल्सो एनकरेज्ड विडो रीमैरिज। ऐसी वुमेन्स जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है उनको विडो बोलते हैं, उनकी भी दोबारा रीमैरिज के लिए उन्होंने कहा, एनकरेज किया। और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को पढ़ाने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा एनकरेज किया सोसाइटी के अंदर लोगों को। और स्ट्रांगली दे ऑल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सती प्रथा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एंड कास्ट सिस्टम। जो ये सारी इविल प्रैक्टिसेस थी, इविल मतलब बहुत ही गलत प्रैक्टिसेस, ये सारी इविल प्रैक्टिसेस को इन्होंने बंद करने के लिए कहा। तो धीरे धीरे जब ये चेंजेस आ रहे थे, डिफरेंट जो एजुकेटेड पीपल्स थे, तो इन्होंने ये चीज़ समझी कि ये चीज़ इंडिया के अंदर नहीं होनी चाहिए। दीज ऑल शुड बी स्टॉप्ड एंड दे वर्कड फॉर इट। तो धीरे धीरे उनके अंदर एक अपनी कंट्री के लिए लॉयल और अपनी कंट्री के लिए एक ऐसी भावना जागी कि वो अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल रहेंगे और अपनी कंट्री को प्राउड बनाएंगे अपना। तो यही जो भावना होती है स्टूडेंट्स, ये होती है नेशनलिज्म की भावना, राइज ऑफ नेशनलिज्म। जब लोगों के अंदर अपने देश के लिए एक नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई, अपने देश के लिए ईमानदारी, अपने देश के लिए प्राउड उत्पन्न हुआ। दूसरा स्टूडेंट इसमें पूछा हुआ कैसे नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई इंडिया के अंदर। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में। एजुकेटेड इंडियंस ने रियलाइज़ किया जो हार्म इंडिया को ब्रिटिशर्स दे रहे हैं उनके बारे में उन्होंने रियलाइज़ किया, एंड दे थॉट दैट इस तरीके से अगर ब्रिटिशर्स हमें यूज़ करते रहे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हमारे पास सिर्फ बैकवर्डनेस और एक गरीबी के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। हमारे सारे रिसोर्सेज ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट करके यूज़ कर लेंगे अपने फ़ायदे के लिए और हमें गरीब और बैकवर्ड बनाकर चले जाएंगे। इस चीज़ की जब इंडियंस को रियलाइजेशन हुई, देन दे स्टार्टेड यूनाइटेड देमसेल्स, एक दूसरे को जोड़ने लगे, एक दूसरे के साथ खड़े होने लगे। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। स्लोली दिस फीलिंग ऑफ यूनिटी एंड नेशनलिज्म, एकजुटता और अपने देश के प्रति लॉयल होने की जो भावना थी उनको स्ट्रॉन्ग बनाते गई लोगों को, और इट लेड टू द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक ऐसी पार्टी का संगठन हुआ इन द ईयर 1885, and this party was started by and founded by the person Alan Octavian Hume, and the name of the party is Indian National Congress, INC, which was established in the year 1885. इसका पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, and the president of this session was W.C. Banerjee. अर्ली लीडर्स जो इस कांग्रेस पार्टी के रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स रहे वो थे दादा भाई नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। शुरुआती टाइम पर आईएनसी ने बहुत सारे स्टेप्स अवेकन किस लिए ताकि यूनिटी आए इंडियंस के अंदर, एकजुट हुए लोगों को समझ में आए कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से वो उनका यूज़ कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, भड़काऊ बयान दिए, क्रिटिसाइज़ किया सभी के सामने ब्रिटिशर की पॉलिसीज़ को, उनके किसी भी एक्शन को क्रिटिसाइज़ करते रहे। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट किया चेंजेस लाने के लिए ब्रिटिशर्स के पास। इनको मॉडरेट्स भी कहा जाता था। स्टूडेंट्स, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऐसा भी ग्रुप था विच वांटेड लीडर्स टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्गर मेथड्स, कि ब्रिटिशर्स को बाय हुक और क्रुक
methods such as boycotts and strikes to make the British accept their demands. वो अपनी डिमांड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मेथड्स यूज़ करके ब्रिटिशर्स के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे ताकि वो उनकी बातों को माने. इनके अंदर बेसिकली जो मेन लीडर्स थे वो लाल बाल पाल थे, जो बहुत फेमस माने जाते हैं, रेडिकल्स माने जाते हैं, बहुत फेमस रेडिकल्स माने जाते हैं. लाल बाल पाल आर स्टूडेंट्स ऐसे 3 इंसान हैं जिनका पूरा नाम है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल. तो इनके नाम जो बहुत मशहूर, इनका जो तीनों का जो नाम है वो बहुत मशहूर हो और इनको लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था. दे वर कॉल्ड रेडिकल्स. दो तरीके के ग्रुप्स थे कांग्रेस के अंदर. मॉडरेट्स जो ब्रिटिशर्स से आपसी बातचीत करके अपनी बातों को, अपनी डिमांड्स को मंजूरी देना चाहते थे, मंजूरी करवाना चाहते थे, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाना चाहते थे, एक्सेप्ट करवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से. और देयर वर रेडिकल्स जो किसी भी हद तक जाकर उनको परेशान करके अपनी बातों को एक्सेप्ट करवाना चाहते थे ब्रिटिशर्स से. तो देयर वर 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ इन द कांग्रेस जो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड थी. ये जो लीडर्स थे दे वांटेड स्वराज. स्वराज का मतलब क्या होता है? स्व प्लस राज. स्व मतलब सेल्फ रूल और राज का मतलब रूल फॉर इंडियंस. स्व का मतलब सेल्फ, मतलब हम. सेल्फ रूल फॉर इंडियंस कि हम अपने देश में अपने तरीके से जिएंगे, ये हमारा देश है. बाल गंगाधर तिलक जी ने तो इतना तक कह दिया था, ही डिक्लेयर्ड वंस, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. स्वराज एक मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मुझे ये ज़रूर मिलना चाहिए. कोई भी मुझसे ये मेरा राइट, मेरा अधिकार नहीं छीन सकता. कांग्रेस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई, पॉपुलैरिटी गेन करती गई और यही इस चीज़ की टेंशन ब्रिटिश गवर्नमेंट को होती गई. इस नेशनलिज्म को दबाने में ब्रिटिश ने अपना पूरा दम लगा दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड मैनी स्ट्रिक्ट लॉज. बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए और ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी को बहुत यूज़ करा, तोड़ो और रूल करो. तोड़ो और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को बहुत एनकरेज किया ताकि इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे और उनके अंदर डिसयूनिटी बना दे, जो कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के बीच में एक दीवार बनाने की कोशिश करी. और कई हद तक ब्रिटिशर्स इस कोशिश में कामयाब रहे. इसके आगे की कहानी स्टूडेंट्स हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमने आज़ादी ब्रिटिशर्स के हाथों से छीन ली और आज को हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं. तो हम अपने इन्हीं लीडर्स, इन्हीं नेशनलिस्ट लीडर्स, रिफॉर्मर्स की वजह से ही खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.